हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो सीरीज चल रही है हमारी, वो उत्तराखंड एपीओ के पर्पज़ से है, जिसमें हम ऑलरेडी एविडेंस एक्ट का एक पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने सेक्शन 3 निर्वाचन खंड यानी कि इंटरप्रिटेशन क्लोज पढ़ा था। और उसका जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसमें जो डेफिनेशन थी वो 10 है, तो इसमें डॉक्यूमेंट तक मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। और अब हम आते हैं एविडेंस पे। तो देखिए, एविडेंस ये इंटरप्रिटेशन सेक्शन 3 के अंदर ही परिभाषा दी गई है एविडेंस की। तो देखिए, एविडेंस क्या है? एविडेंस सबसे प्रेरित है। इन्होंने कहा कि एविडेंस शब्द का मतलब है, और उसके अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं क्या, वह सभी कथन यानी वो सभी स्टेटमेंट जिनके जांच अधीन तथ्यों के विषय के संबंध में, ठीक है, जिनके बारे में जो फैक्ट है, जिसकी इंक्वायरी हो रही है, उससे रिलेटेड क्या करता है कोर्ट, अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा करता है। यानी कि या तो वो उनको परमिशन देता है कि भाई आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो, ठीक है, वो मेरे सामने आप स्टेटमेंट दें, ताकि जो फैक्ट हैं, जो इंक्वायरी जिन फैक्टों पे होनी है उसके बारे में पता चल सके, या अपेक्षा करता है या फिर यह रिक्वेरीज करता है, यानी उन चीज़ों को जो स्टेटमेंट वो दे रहा है, ठीक है, वो जब उस फैक्ट ऑफ जो जांच करने वाले जो फैक्ट है, जिन पे इंक्वायरी हो रही है, जिन फैक्टों पे, उसके बारे में कोई चीज़ वो बताता है विटनेस, तो उसको क्या करता है, या तो रिक्वेरीज करता है या फिर उसको परमिशन देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एविडेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है, ए किसी चीज़ के बारे, एक घर है जिसके बारे में वो जानता है कि इसका ऑनर कौन है। तो अब मुद्दा जो हुआ, फैक्ट एंड इशू क्या था कि भाई घर का मालिक कौन है। तो बी क्या करता है, वो ए को बुला के लाता है कि भाई आप चलो और मेरी तरफ से गवाही दो कि ये जो मकान है उसका मालिक मैं हूँ, ना कि सी। तो ए जो है, अब ए का नाम कोर्ट के आगे आता है एज ए विटनेस, है ना। तो अब ए जो स्टेटमेंट देगा, लेकिन उसको परमिशन कौन देगा? उसको परमिशन कोर्ट देगा। और किस वे में देगा कि हाँ ये बात ठीक है, अगर मुझे ये क्वेरीज करनी है ना, कि ये जो घर है वो बी का है या सी का है, तो उसके बारे में मुझे कौन क्लियर करेगा? ए क्लियर करेगा। तो कोर्ट क्या करेगा, ए को परमिशन देगा कि ठीक है भाई, आपको जो भी पता है इस घर के बारे में वो आप बताएं। या फिर कोर्ट को लगता है कि मुझे कुछ इससे सवाल पूछने चाहिए, जिससे कि ये जो जिस पे मैं क्वेरीज कर रहा हूँ, जिस फैक्ट्स पे, वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए परमिशन कौन देगा? उसके लिए परमिशन कोर्ट देगा। किसको देगा? गवाह को देगा। ठीक है, तो गवाह से जो स्टेटमेंट पूछा गया वो क्या हुआ? वो साक्ष्य हो गया, एविडेंस हो गया। तो यही बात कहना चाह रहा है कि वो क्या कहलाएगा? एविडेंस कहलाएगा, जब कोर्ट किसी भी स्टेटमेंट को जांचहीन तथ्यों के विषय के संबंध में, यानी कि जिस फैक्ट की इंक्वायरी हो रही है उससे रिलेटेड अगर कुछ बातें हैं, तो न्यायालय अपने सामने उसको क्या कहेगा विटनेस को कि भाई आपको परमिशन है, आप बताएं, या फिर उनसे रिक्वेरी करेगा कि भाई बताओ क्या ये चीज़ें सही है या गलत हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? जो बंदा भी स्टेटमेंट को दे रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको मौखिक साक्ष्य कहलाता है, यानी कि वो कौन सा कहलाएगा? ऑरल स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, ऑरल एविडेंस कहलाएगा। ठीक है, वो जो ऑरल स्टेटमेंट है, मुंह से जो बातें कह रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको ऑरल एविडेंस बोला जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज। यानी कि जब कोर्ट किसी चीज़ का निरीक्षण कर रहा है, यानी कि कोर्ट इंस्पेक्शन करता है, जांच करता है किसी चीज़ की, तो उसके सामने जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए गए, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो, जैसे कि आप सीडी हो गई आपकी, या कोई पेन ड्राइव हो गया, या कोई वीडियो हो गया, है ना, तो ये सब क्या होगा? जैसे सीडी फुटेज हो गई, तो ये सब क्या हो गए? ये आपके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख डॉक्यूमेंट हो गए, है ना। ये फ़ोन से रिकॉर्ड की गई कोई बातें हो गई, तो ये सब क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक है तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कहोगे, नहीं, उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बोलोगे, नहीं। वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसको भी क्या बोला जाएगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही कहलाएगा। मतलब चाहे वो कागजी फॉर्म में हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, उसको क्या बोला जाएगा? उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही बोला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के एविडेंस के लिए दो बातें इन्होंने बोली। फर्स्ट, एक तो आपका ऑरल एविडेंस, जो कि किसी की स्टेटमेंट है, जो कोर्ट किसी भी विटनेस को परमिट करती है, परमिशन देती है या रिक्वायरीज करती है इस विषय में कि जो जांच अधीन फैक्ट है, जो इंक्वायरी जिस फैक्ट्स में होनी है, अगर उससे रिलेटेड कुछ है, तो कोर्ट क्या करेगा? परमिशन देगा कि भाई ठीक है, आप मुझे बताओ।
ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑरल एविडेंस। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। तो उन्होंने बोला वो जो भी कोर्ट के आगे कोर्ट किसी भी सामने जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं, यानी कोई डॉक्यूमेंट अगर पेश किए गए हैं और उनका इंस्पेक्शन करने के लिए करता है कोर्ट, तो वो सारे क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री कहलाएंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएंगे। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो वो भी क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बॉक्स मेरा है और ये मेरा है, इस ऑनरशिप को साबित करने के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट इसकी यानी इसकी रसीद लगा दी। ये जो चश्मा है उसके मैंने स्लिप मैंने कोर्ट को दी, देखो जी ये मैं इसकी ऑनर हूँ, ये मैंने खरीदा था, मैंने इतने रुपए पे करे थे ये। तो कोर्ट क्या करेगी, उस पर्ची को वो इंस्पेक्ट करेगी, उसको देखेगी कि वाकई ये बात सही है या नहीं, यानी कि जो अमाउंट मैं बोल रही हूँ वो है भी या नहीं है, या वाकई जिस नाम की जिस जगह की पर्ची मैं लगा रही हूँ कि वाकई वो जगह है भी या नहीं है। तो उस चीज़ का कौन देखेगा, कोर्ट देखेगी। तो अब वो जो पर्ची मैंने कोर्ट में लगाई है वो क्या है, वो पर्ची जो हो गई वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। ठीक है, मुंह से जो मैंने बोला वो ऑरल एविडेंस हो गया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री जो कागज लगाए हैं, ठीक है, वो हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ऐसे में ही मान लीजिए मैं कोई फुटेज दिखा दूं कि देखिए जी मैं फलाने दुकान पे फलाने दिन में सामान खरीद के लाई, ये उसकी फुटेज है। तो वो क्या हो गया, है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि है तो इलेक्ट्रॉनिक वे में, लेकिन वो क्या कहलाएगा, वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको एविडेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है साबित की। तो देखिए साबित क्या है, प्रूफ्ड। अब ये क्या कहता है, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, यानी कि कोई भी फैक्ट प्रूफ कहा जाएगा कब, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात, यानी कि जब कोर्ट के आगे कोई भी सब्जेक्ट कोई भी मामला उसके आगे है और उस पर जब वो विचार करने के बाद या तो वो ये विश्वास करे या तो उसे बिलीव हो जाए कि जो फैक्ट उसके सामने है उसका अस्तित्व है। ठीक है, यानी कि वो है, हवा में नहीं है वो चीज़, या उसके अस्तित्व का इतना अधिक अभ्यास समझे, या फिर अस्तित्व या उसके अस्तित्व, या तो वो चीज़ है या फिर नहीं है, इतना अधिक संभाव्य समझे, यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो उसके होने या ना होने की। ठीक है, तो उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में, नहीं उस समय वो स्पेशल जो मैटर उस कंडीशन में किसी प्रज्ञान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। ठीक है, यानी कि कोर्ट साबित का मतलब ये हुआ कि कोर्ट के सामने जो भी मैटर चल रहा है, कोर्ट उस पर क्या करती है, विचार कर लेती है उस मैटर पे। ठीक है, कंसिडरिंग कर लेती है, उसको विचार कर लेती है, समझ लेती है। उसके बाद या तो ये विश्वास करे, वो मान ले कि भाई ये जो फैक्ट है जो मेरे सामने आया है उसका अस्तित्व है, या उसके अस्तित्व को, ठीक है, इतना वो साध्य समझ ले, यानी कि उसका जो एक बेस है ना, भाई वो चीज़ है। ठीक है, तो या तो क्लियर है, जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये है, या फिर कोर्ट को ये लगे कि मैंने बॉक्स बोला तो ये बात क्लियर हो कि हाँ भाई बॉक्स होगा ही होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई सूरज पूरब से निकलता है, तो देन निकलता है, सूरज का एक अस्तित्व है, और कोर्ट ये मानेगी कि भाई सूरज निकलेगा ही निकलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं कहती हूँ सूरज पूरब से निकलता है तो देन पूरब से ही निकलेगा, उगेगा तो पूरब से ही ना, चाहे भले उसके ऊपर बादल आ जाए, लेकिन कहाँ जाएगा। अगर मान लीजिए आसमान में बादल आ जाए तो क्या सूरज पश्चिम से थोड़ी ना उग जाएगा, उगेगा तो पूरब से ही। तो कोर्ट ने क्या माना कि नहीं, ये बात का इसका अस्तित्व है, और अगर वो चीज़ नहीं भी दिख रही है तो पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की होने की। ठीक है, तो अब या को कहा कि भाई, और किसी विशेष मामले में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि प्रज्ञान व्यक्ति, यानी कि जो एक समझदार, जैसे आप बोलते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है, कोई ज्ञानी व्यक्ति जो है इस अनुमान पे कार्य करना चाहिए उसका अस्तित्व, और कोई ज्ञानी व्यक्ति इस सोच के साथ उस पर काम करता है कि भाई इसका अस्तित्व तो है, ये चीज़ तो है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सूरज निकलना है और उस आदमी को पता है कि भाई सूरज 5 से 6 बजे के बीच में निकलेगा, तो वो अगर कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको पता है इसका अस्तित्व है, तो ये निकलेगा ही निकलेगा, और ये टाइमिंग इसका उदय होने का है ही। तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो चीज़ प्रूफ मानी जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने अगर ये चीज़ मानी है कि सूरज पूरब से निकलता है तो ऑब्वियसली इसको प्रूफ ही तो मान रहे हैं, क्योंकि इसका अस्तित्व है, लोगों ने देखा, लिखा, किताबों में लिखा हुआ है, लोगों ने देखा है उसको। ठीक है, तो ये क्या है, प्रूफ हो गई ये चीज़। ठीक है, अब आता है नासाबित।
अब ना साबित क्या होता है, यानी कि डिस्प्रूव्ड। अब इसको समझने का छोटा सा ट्रिक है। वहाँ तो अस्तित्व की बात हो रही थी कि इसका अस्तित्व है फैक्ट का, है ना, या फिर उसके अस्तित्व को अधि संभाव्य यानी कि पॉसिबिलिटी, हाईली पॉसिबिलिटी है उस चीज़ के होने की, ठीक है, तो वो प्रूफ होना जाएगा। यहाँ पे आप इस चीज़ को कह लें कि कोर्ट के आगे जो सब्जेक्ट है, मैटर है, उस पर जब वो विचार करने के बाद उसको ये विश्वास हो जाए कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि ये तो हवा में है, इसका तो कोई बेस ही नहीं है, ठीक है, या फिर उसके अस्तित्व ना होने का, अनस्तित्व में इतना अधिसव्या समझ ले कि भाई ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस चीज़ के होने की, इस तत्व की, फैक्ट की, ठीक है। तो या उसी में किसी विशेष परिस्थिति में कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये मान ले, इस तरीके से कार्य करे कि भाई ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं है इस चीज़ के होने का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है तो देन उगता है, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी भी है कि भाई बादल भले आ जाए लेकिन वो उगेगा किधर से, पूरब से ही उगेगा, पश्चिम से नहीं उगेगा। लेकिन अब उसके अनस्तित्व की बात आ जाए, कोई ठान के बैठ जाए कि भैया ये तो पश्चिम से तो उग रहा है, तो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो पश्चिम से तो उग ही नहीं सकता, है ना, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इंडिया में जो सूरज उग रहा है, कहाँ से उग रहा है, पूरब से उग रहा है, पश्चिम में जाके छुप रहा है वो। तो क्या माना, जितने भी विद्वान लोग होंगे, कुछ परिस्थितियाँ, अगर विशेष परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो क्या कहेगा, भैया नहीं इसका तो अस्तित्व, पॉसिबिलिटी नहीं है, सुबह सूरज कैसे उग सकता है उधर से इस टाइम पीरियड में ना, एक टाइम है उसका वहाँ पहुँचने का, तो वो पश्चिम में तो उग ही नहीं सकता। तो यहाँ क्या माना, उसको डिस्प्रूव मान लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है साबित नहीं हुआ। देखिए तीनों चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं, तो इसको इस तरह से याद रखना, जहाँ साबित की बात आ रही है वहाँ अस्तित्व की बात आ रही है कि अस्तित्व माना जाएगा, ठीक है, कोर्ट मानेगी विचार करने के बाद, और उसको पॉसिबिलिटी उसमें बहुत हाई होगी उस चीज़ के होने की, ठीक है। और तीसरी चीज़ को अगर विद्वान व्यक्ति भी उस चीज़ को करता है तो इस तरीके से करता है कि भाई ये चीज़ तो है, ना साबित में अस्तित्व नहीं माना जाएगा, और हाईली उसके अस्तित्व ना होने के भी आसार पूरे के पूरे होंगे, और कोई विद्वान व्यक्ति उसको ये मानेगा कि भाई इसका अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ हो गया साबित, ना साबित, ठीक है। अब साबित नहीं हुआ तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई लंबी चौड़ी, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी है, सिंपल सी बात कही है कि जो फैक्ट ना तो साबित हो और ना ही ना साबित हो, तो वो क्या हो गए, डिस्प्रूव्ड, यानी कि साबित नहीं हुआ माना गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है और मैंने इसकी ऑनरशिप बताई अपनी, तो ना तो साबित हुआ कि मैं इसकी ऑनर हूँ और ना ही ना साबित हुआ कि मैं इसकी ऑनर नहीं हूँ, तो क्या हो गया, ये फैक्ट जो था, जो मैं ऑनरशिप का बातें कह रही थी, वो डिस्प्रूव्ड हो गई, यानी कि साबित नहीं हुआ कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है। अगर होता कि ऑनरशिप मेरी है तो साबित हो गया मेरा है, लेकिन अगर ये आता कि ना साबित हो जाता, ये चीज़ मेरी नहीं है, सामने वाले की है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ना तो ये साबित हो, ना तो मैं इसे प्रूफ कर पाई, ना वो इसे प्रूफ कर पाया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये साबित नहीं हुआ कि ये किसका है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, भैया साबित नहीं हुआ कि आपकी है। तो कोई साबित नहीं हुआ कहा जाएगा जब ना तो साबित किया गया हो और ना ही वो ना साबित किया गया हो, ठीक है। अब आता है भारत। तो देखिए भारत का क्या था कि इसमें पहले जम्मू कश्मीर नहीं आता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर भी भारत का ही पार्ट हो गया है। तो अब भारत जो है वो होल इंडिया को भारत राज्य क्षेत्र माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए एक चीज़ है, अभिव्यक्ति, प्रमाणकर्ता, प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, ये सब जो हैं ये सब अमेंडेड हुए हैं 2000, 2008 में। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत हुए, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के 2000 के तहत इनको अमेंड किया गया था 17/10/2010 में, आपको, ठीक है। और 17/10/2010 में ही आपका ये प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये सब जो है सब आपके अमेंडमेंट आते हैं इसी में, ठीक है। जबकि आपका इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और आपका यानी इलेक्ट्रॉनिक जो साइन होते हैं वो, और आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र है ना, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, इलेक्ट्रिक प्रमाण पत्र जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्टिफिकेट
होता है साइन का ना, तो वो सब कब हुआ आपका 27/10/2009 में हुआ। ठीक है, तो ये अमेंड हुआ है। तो कई बार आ भी जाता है और कई बार नहीं भी इतना होता है, तो फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है, यानी कि सर्कमस्टांसेस जब एविडेंस होता है, सर्कमस्टांसेस एविडेंस के आधार पर किसी को भी कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑफ सर्कमस्टांसेस एविडेंस, यानी कि दोष सिद्धि, यानी कि उसको कन्विक्शन यानी उसको कन्विक्टेड किया जा सकता है, उसको किसी भी चीज़ के लिए गुनहगार माना जा सकता है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस एविडेंस के आधार पे। ठीक है, ये किस केस में कहा गया, ये कहा गया गजानन दशरथ खराटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, 2016 का केस है। ठीक है जी, ईमेल पर ऋण की अभिस्वीकृति विधि मान्य एवं वैध है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने ईमेल पे कोई कर्ज लिया और उन्होंने उसको अभिस्वीकृति दे दी, यानी कि उसको एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ भाई मेरी जानकारी में है और ये कर्ज मैंने लिया है, तो ये क्या हो गया, विधि मान्य, लीगल और आपका वैलिड हो गया। ठीक है, ये कौन से केस में कहा गया, सुदर्शन कार्गो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मे टेकवेक इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, AIR 2014 में। ठीक है जी, अब एक केस है त्रिमुख मोरडी किरकरन वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2007। तो देखिए इसमें क्या है कि प्रास्तिथिक साक्ष्य पर आधारित मामले में जब कोई प्रत्यक्षदर्शी कथन उपलब्ध ना हो, तब विधि का अन्य सिद्धांत ये है कि जब अपराध से संबंधित सप्तकारी परिस्थितियां अभियुक्त के समक्ष पेश की जाती हैं और अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता या कोई ऐसा स्पष्टीकरण देता है जो असत्य पाया जाता है, तब वह भी परिस्थितियों की जंजीर की अतिरिक्त कड़ी बन जाती है जो उसे पूर्ण कर देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सर्कमस्टांसेस के आधार पर कोई भी प्रत्यक्षदर्शी यानी कोई आई विटनेस है और उसका कोई कथन उपलब्ध नहीं हो पाया, और विधि का अन्य सिद्धांत यानी लॉ का जो अन्य सिद्धांत है वो ये कहता है कि अपराध से संबंधित अगर कोई भी परिस्थिति अभियुक्त के सामने लाई जाती है, जैसे कि भाई तू वहाँ खड़ा था, तेरे हाथ में चाकू था और तूने इस बंदे के पेट में मारा। ठीक है, तो जिस तरह की सर्कमस्टांसेस वहाँ पे बने, अगर वो एक्यूज कोई स्पष्टीकरण नहीं देता, वो नहीं कहता कि नहीं मैंने चाकू नहीं मारा या ये चाकू इसको लगा हुआ था, मैंने तो उसको बचाने के लिए इसको निकाला, इस तरह के कोई भी एक्सप्लेनेशन वो नहीं देता है। ठीक है, तो ये माना जाएगा, वो सबको एक दूसरे की कड़ी माना जाएगा कि भाई अगर इसने इस चीज़ पे सफाई नहीं दी, कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब इसने काम किया है। तभी तो कहते हैं कि अगर कोई आप पे एलिगेशन लगा रहा हो तो उसका विरोध करें, अगर आपने वो काम नहीं करे तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई किया होगा, तभी तो चुप है। तो इसी बात को कहा कि भाई या तो एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण नहीं देता, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर देता, और अगर देता है तो वो गलत पाया जाता है। भाई जैसे उसने बोला कि मैं तो गेट नॉक कर रहा था और इन्होंने दरवाज़ा खोला और ये तो खुद ही जाके एक तेज़ धार हथियार रखा था उसके ऊपर गिर गए, तो ये पाया गया कि भाई वो बंदा गिरेगा तो चोट हथियार उसके पेट में कैसे चला जाएगा ना, गिरेगा तो ज़मीन पे गिरेगा। तो जब वो बंदा एक्यूज स्टेटमेंट ऐसी दे रहा था तो वो क्या सत्य पाई गई, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ये माना जाएगा कि वो सर्कमस्टांसेस जो एक दूसरे की कड़ी बन जाएगी जो पूर्ण कर देती है। यानी कि अगर कोई आई विटनेस नहीं भी है लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं और एक्यूज ने उस चीज़ का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और दिया तो गलत दिया, तो ये माना जाएगा कि भाई वो चीज़ें कंप्लीट हैं और ये दोषी है। तो उसके लिए कौन से केस में कहा गया, त्रिमुख मरोटी किरकरन वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट 2007 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का था। अब देखिए इसमें एक है साक्ष्य, ये जो अभी हमने पढ़ा है, तो मैं केसेस बता रही हूँ आपको इसमें। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको वो जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए साक्ष्य या पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण का परिणाम साक्ष्य नहीं है, यानी पुलिस अधिकारी द्वारा अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो एविडेंस नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई उस बंदे ने इन्वेस्टिगेशन कर ली पुलिस वाले भाई साहब ने तो वो एविडेंस हो गया, नहीं, वो एविडेंस नहीं हुआ। ठीक है, और दोष को निष्कर्ष पुलिस द्वारा अन्वेषण परिणाम पर आधारित नहीं हो सकता, और अगर कोई दोष का निष्कर्ष यानी कि अगर कोई चार्ज किसी पे लग रहा है तो उसका निष्कर्ष यानी उसका कंक्लूजन उस पुलिस वाले की इन्वेस्टिगेशन के परिणाम पर आधारित नहीं होगी। ये कौन से केस में कहा गया, कप्तान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1997 सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, यही बात कही गई विजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में और दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी। ठीक है, कुल मिला के जो पुलिस वाले भाई साहब जो इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं तो उसके ब्याह पे उसको सजा नहीं हो सकती। ठीक है, साक्ष्य का मूल्यांकन, भाई पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसकी जांच, उस इन्वेस्टिगेशन हुआ है, फिर उस पर क्रॉस होगा, फिर सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे, एविडेंस देखे जाएंगे, तब जाके। ठीक है, साक्ष्य का मूल्यांकन,
साक्ष्य का मूल्यांकन, एविडेंस का आप एप्रिसिएशंस कैसे निकालेंगे, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, ठीक है। यदि हत्या के मामले में दंड प्रक्रिया की धारा 161 के अधीन की गई कल्पना और अभिलेख पर साक्ष्य के बीच, देखिए 161 में स्टेटमेंट होती है जो विटनेस होते हैं, ठीक है, जो पुलिस के सामने होती है, तो उस पे अगर कोई भी अभी रिकॉर्ड है तो साक्ष्य के बीच घटनास्थल या लाश पाए जाने के स्थल और मृत्युपरांत परीक्षण के संबंध में परस्पर विरोध हो जाए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 161 के जो बयान होते हैं उस बयान में और जो रिकॉर्ड में है, भाई उस बंदे ने बयान दे दिया, और जो रिकॉर्ड में है इस प्लेस को लेकर या जहाँ लाश पाई गई है उस जगह को लेकर, या मरने के बाद जो उसका परीक्षण हुआ यानी कि जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें कुछ ऐसा आ जाए जो तीनों चीज़ों में विरोध उत्पन्न करता हो, सेम ना हो, इक्वल ना हो ना, मतलब क्या मतलब जगह कुछ दिखा रही है, लाश की जगह कुछ और दिखा रहा है ना, और मरने के बाद उसका जो पोस्टमार्टम उसमें रिपोर्ट कुछ और आ रही है, ठीक है। यानी कि बंदे ने जैसे कहा कि भाई उसने उसको चाकू से मारा, लेकिन रिपोर्ट दिखा रही है कि ये तो हार्ट अटैक से मरा है, चाकू से तो मरा ही नहीं है ये, तो इस टाइप का यह बताया गया जी ये तो मकान के ऊपर मरा, पता चलता है कि वो तो जी 4 गली छोड़ के मरा हुआ था। तो इस तरह का 161 के बयान से और इन सब बयानों में अगर कुछ भी पर यानी कि कुछ भी कंट्रडिक्शन आता है ना, तो क्या बोला इन्होंने कि वह अभाव में साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, यानी कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो वो जो एविडेंस है वो विश्वास के योग्य नहीं होगा। ये किस में कहा गया, मोहनलाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान सन 2000 वाले केस में, ठीक है। आपने अगर सुना होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस, आपको पता होगा कि डाउट है ना, डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज को मिलता है, उसका कारण यही होता है कि अगर चीज़ें मेल नहीं खाती हैं तो वो फिर उसके लिए लायबल नहीं माना जाता है ना, उसको डाउट होते ही वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और देखिए तुच्छ प्रकृति कुछ असंगति स्वाभाविक माना जा सकता है यदि साक्ष्य उस घटना के संबंध में दिया जा रहा है तो 3 वर्ष पहले घटी थी, यानी कि कोई भी अगर बहुत ही मामूली सी नेचर का कोई है और तो साक्ष्य उस घटना संबंध में दिया जा रहा है तो 3 वर्ष पहले घटी थी। इसमें कहा गया कि रणधीर बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का था, ये सन 2000 का था, ठीक है। एक केसेस है आपका यही रणधीर बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का ही है। इसमें कहा गया था इकबाल साक्षी का स्वतंत्र पुष्टि के अभाव में सह अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में स्वीकार नहीं है, यानी मान लीजिए कोई अपना एक्सेप्ट कर लेता है, इकबाल साक्षी स्वतंत्र है, वो उसको अभाव कर लेता है, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो जो को एक्यूज है उस व्यक्ति के संबंध में स्वीकार नहीं किया जा सकता उसको। ये किस केस में कहा गया, रणधीर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद है आपका हत्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य इस आधार पर अमान्य नहीं किए जा सकते कि अभियोजन घटना स्थल के नज़दीक उपस्थित अन्य व्यक्तियों की परीक्षा करने में असफल रहा। ये किस केस में कहा गया, शीलम रमेश एंड अनदर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा गया, ठीक है। हत्या के विचारों में प्रत्यक्षदर्शी, देखिए प्रत्यक्षदर्शी का मतलब होता है जो आई विटनेस होता है, ठीक है। साक्षी के साक्ष्य को इस आधार पर मान्य नहीं किया जा सकता कि हत्या को देखने पर वह चिल्लाई नहीं बल्कि शांत बनी रही। ये कौन से केस में कहा गया, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस के ए रंपा रेड्डी AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है जी। अब आता है साक्ष्य में फर्क, यानी कि डिस्क्रिपेंसी इज एविडेंस। समय के व्यतीत होने, आघात और भय के कारण साक्षी के साक्ष्य में सामान्य फर्क साक्षी की विश्वसनीयता को क्षीण नहीं करता, यानी कि मान लीजिए डर की वजह से या किसी कोई आघात है उसको, मतलब उसको कोई शॉक लगा है, ठीक है, उसकी वजह से अगर विटनेस के एविडेंस में कुछ फ़र्क आता है उसके बिलीव को लेके कि भाई एविडेंस ये सही दे रही है नहीं दे रही है, आ भी रहा है नहीं आ रहा है, तो वो जो है वो क्षीण नहीं करता, यानी कि उसके एविडेंस को कमज़ोर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो डर के कारण हुआ ना, और एकदम उसने शॉक में होने की वजह से उसका फ़र्क है। जैसे उन्होंने विटनेस में जब कुछ बोला और उसके कुछ टाइम बाद वो कुछ और बोल रही है, तो ये माना जाएगा कि अगर छोटा मोटा अगर इस टाइप का कुछ आ रहा है तो उस स्टेटमेंट से, है ना, तात्विक फर्क से क्षीण करता है, बल्कि तात्विक फर्क विश्वसनीयता को क्षीण करता है, यानी कि जो फैक्ट्स है ना उसके फर्क तो कमज़ोर कर देंगे, लेकिन अगर डर के मारे अगर कुछ हल्का फुल्का सा अगर कुछ ऊँच नीच हुई है तो वो नहीं हुई, यानी कि वो डर में है या वो शॉक में है, तो वो साक्षी के स्टेटमेंट को कमज़ोर नहीं करता, एविडेंस को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि अगर फैक्ट में फ़र्क है तो उसके विश्वास जो उस
एविडेंस पे जो विश्वास होना चाहिए उसको कमज़ोर करता है। तो कौन से केस में था? जक्की उर्फ सेल्वराज वर्सेस रिप्री बाई द स्टेट ऑफ रिप्री बाई IG कोयम्बटूर 2007 में। ठीक है। बरामदगी का साक्ष्य, देखिए बरामदगी का साक्ष्य जो हम कहते हैं कि भाई एविडेंस ऑफ रिकवरी, यानी कुछ चीज़ की रिकवरी हुई है, तो उस टाइम पे क्या है कि बरामदगी के साक्ष्य में बरामदगी को प्रभावित करने वाले साक्षी के साक्ष्य केवल इस कारण अमान्य नहीं किया जा सकता कि पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे। ठीक है। ये जो 5 विटनेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सामान मिलता है जब बरामद होता है तो वहाँ पे 5 लोगों को पंच साक्षी बोलते हैं, उन लोगों के साइन कराए जाते हैं। ठीक है। मतलब उनकी निगरानी में वो सारी चीज़ें होती हैं कुल मिला के। तो अगर वो उसके अगेंस्ट बोल जाते हैं तो उससे वो जो एविडेंस है, वो विटनेस का जो एविडेंस है वो इसके लिए इलीगल नहीं हो जाएगा। ठीक है। भाई एक बंदा कह रहा है कि ये सामान यहाँ से मिला, लेकिन जो 5 पंच साक्षी थे, जो 5 विटनेस बनाए जाते हैं, उन्होंने कहा नहीं ये सामान यहाँ से नहीं मिला, लेकिन वो कह रहा है मिला है यहाँ से, और वो सारी चीज़ें अपनी बता रहा है। ठीक है। जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही हैं, तो उनके कहने से इस साक्षी का जो है वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ये नहीं कि उसको सुनेंगे कि भाई आपकी तो बात ही को सुनना बेकार है क्योंकि वो 5 तो मना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये किस केस में कहा गया? ये कहा गया मोहम्मद असलम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है जी। अब एक है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस महावीर। देखिए इस केस में क्या हुआ? विवाहित महिला के जलने की उपहति के कारण मृत्यु हो गई। ठीक है। साक्ष्य में साबित हुआ कि पति पत्नी एक साथ थे और उसके बाद पत्नी की लाश चारपाई पर पाई गई। मृतक का पत्नी के पिता को सूचित देने में विलंब किया। इस सभी परिस्थितियों में परिस्थिति जन्य साक्ष्य की कमी पूरी करती है और ऐसी परिस्थितियां साक्ष्य आधार पर दोषित किया जा सकता है। ये स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस महावीर में हुआ। ठीक है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी कि सरकमटांशनल जो एविडेंस होते हैं, कि सरकमटांसेस जिस चीज़ को बताते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने एक क्राइम किया ही होगा, ये उसी चीज़ को दिखा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, उसे दोषित माना गया, क्योंकि अगर इस तरह से कोई मृत्यु है तो उसको बताना चाहिए ना, उसके फादर को, उन्हें बताया नहीं, उसमें डिले करा, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि क्यों डिले हुआ भाई, है ना। अच्छा, एक था CK रविंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। इसमें भी देखिए आया कि परिस्थिति संबंधी विधि पे अपेक्षा करती है कि अभियोजन को उन प्रत्येक परिस्थितियों को साबित करना चाहिए जो निश्चित रूप से अभियुक्त को दोष निर्दिष्ट करने के लिए प्रवृत्त हो। यदि परिस्थितियों प्रत्येक निश्चात ना हो किंतु साबित परिस्थिति समुच्चय परिणाम ये होना चाहिए कि अभियुक्त दोष को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर दे। यानी कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो इस तरीके की लॉ जो है वो ये उम्मीद करता है कि भाई अभियोजन या जो विक्टिम है वो परिस्थितियों को इस तरीके से प्रूव करे ताकि ये लगे कि हाँ भाई जिस पे वो क्लेम कर रहा है या ब्लेम लगा रहा है उसने ये काम किया है। ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाता है सेक्शन 3। ठीक है जी। और अब आता है हमारा सेक्शन 3 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि हमारे APO में आएगा उत्तराखंड में 5 से लेकर 55 तक हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो जाता है, मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता रहें, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो कई बार वो बहुत बीच में से भी पूछ लेते हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसको भी इसमें लूँगी तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी जो शायद आप लोग को बोर कर देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।